दोस्तों कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस माइंड @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। समय हो चुका है भारतीय अर्थव्यवस्था पर अध्ययन करने का। भारतीय अर्थव्यवस्था से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं या जिस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं, उन सभी को आधार मानते हुए ये प्रश्नों की सीरीज़ तैयार की गई है। तो बिल्कुल भी मिस मत करें। ये जितने भी प्रश्न हैं आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, बैंक, रेलवे या अदर कोई भी वनडे एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों से रूबरू होना चाहते हैं, किसी सिलेक्टिव टॉपिक का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो चैनल को प्यार और चैनल को सपोर्ट कीजिए। द सक्सेस माइंड @ एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप हर रोज़ 3 सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं और उनसे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ें। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं आज इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न प्यारे दोस्तों, अगर भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल ब्रोइंग में वृद्धि हुई है तो देश के बाह्य ऋण पर इसका क्या असर पड़ेगा। बस में दोस्तों प्रश्न क्या है कि अगर भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि होती है तो देश के बाह्य ऋण में इसका क्या असर पड़ता है। विकल्प क्या कह रहा है, वृद्धि यानी बढ़ोतरी होती है, कमी होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वृद्धि या तो कमी। तो अगर भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि हुई है तो देश के बाहरी ऋण में यानी कि एक्सटर्नल डेप्ट में क्या असर पड़ता है। तो इसका जो असर पड़ता है प्यारे दोस्तों वो एक्सटर्नल डेप्ट पर वो वृद्धि होती है। यानी अगर मान लीजिए कि एक्सटर्नल कमर्शियल ब्रोइंग में किसी भी प्रकार से कोई वृद्धि होती है, कोई बढ़ोतरी होती है, तो उसका सीधा असर आपके एक्सटर्नल डेप्ट पर पड़ता है क्योंकि उसमें भी बढ़ोतरी होती है। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बाहरी वाणिज्यिक उधार जो होता है वो बाह्य ऋण के साथ बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी अगर उधार बढ़ता है तो बाहरी ऋण भी बढ़ेगा। अगला प्रश्न क्या है, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय के द्वारा अमल में लाया जा रहा है। ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय के द्वारा अमल में लाया जा रहा है। प्रश्न क्या है, ये था। विकल्प क्या कह रहा है कि कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय सॉरी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो इसमें से कौन सा मंत्रालय है जो ग्राम अनाज बैंक योजना को अमल में ला रहा है। कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा पहले दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो कि बी विकल्प में दे रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपका बी विकल्प हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है पहले दोस्तों कि भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस या फिर जापान। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा माना जाता है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस या फिर जापान। ठीक है दोस्तों, तो भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा माना जाता है। तो भारत के समुद्री उत्पादों के लिए जो भारत का सबसे बड़ा बाजार है वो कौन सा है, अमेरिका। कौन सा बाजार पे है दोस्तों, अमेरिका। तो भारत के समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यात बाजार अमेरिका है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सही प्राथमिक घाटे को बताता है। एक सही हटा दीजिए। निम्नलिखित में से क्या सही प्राथमिक घाटे को बताता है। आपका विकल्प क्या है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। दूसरा कह रहा है कि आरबीआई के ट्रेजरी बिलों, सरकार के बाजार उधार में इसके योगदान में होल्डिंग में शुद्ध वृद्धि का योग। तीसरा क्या कह रहा है कि बजटी घाटा प्लस सरकार, बाजार उधार और ऋण। और चौथा विकल्प क्या कह रहा है कि वित्तीय घाटा को अगर हम ब्याज भुगतान में से घटा दें तो हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। तो प्राथमिक घाटे का जो सही परिभाषा क्या है, तो इसकी सही परिभाषा है प्राइमरी डिफिसिट इक्वल टू फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो उत्तर क्या होना चाहिए, वित्तीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान।
ठीक है, यानी वित्तीय घाटा को अगर हम ब्याज भुगतान से घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाएगा। तो इस लिहाज से आपका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या M2 के बारे में सही है। पहला कह रहा है कि जो M1 है वो डाकघर प्लस और डाकघर बचत जमा, जो M2 है वो किसके बराबर है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट्स। दूसरा कह रहा है कि M1 इज इक्वल टू करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक और अदर डिपॉजिट विद RBI, यानी कि M1 प्लस बैंकों के पास जमावधि जमा। ठीक है। तीसरा जो कह रहा है कि बचत जमा प्लस डाकघर में जमावधि और डी कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि M2 बराबर क्या होता है दोस्तों, M1 प्लस डाकघर बचत जमा, यानी कि ए विकल्प आपका यहाँ पे सही माना जाएगा, सही होगा। तो ए विकल्प सही हो जाएगा, यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि RBI का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था। दोस्तों 2 बार टाइप हो रहा है, कोशिश किया जाएगा कि 2 बार टाइप ना हो अगली बार से। तो RBI का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब किया गया था, 1969 में, 1935 में, 1949 में या फिर 1980 में। इस प्रश्न का हम लोग डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं दोस्तों। अगर RBI के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो RBI की स्थापना प्यारे दोस्तों हुई थी 1935 में। कब हुई थी स्थापना, 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये किया गया था 1 जनवरी 1949 को, याद रखिएगा। तो यहाँ पे विकल्प क्या कह रहा है, 1949। तो यहाँ से आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा बैंक है जो RIDF यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन सा ऐसा बैंक है जो RIDF यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को नियंत्रित करता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक SBI, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी SCARDIB। तो कौन सा बैंक है जो RIDF यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाबार्ड। कौन करता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक करता है, यानी कि नाबार्ड करता है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात में दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है ये RIDF को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें NNP के बारे में कौन सा कथन सही है। NNP बराबर होता है GNP माइनस डिप्रिशिएशन यानी कि मूलहास। GNP में से अगर हम मूलहास को घटा दें तो हमें NNP प्राप्त हो जाता है। अगर हम जोड़ दें तो वो प्राप्त हो जाता है। अगर GNP में हम निर्यात जोड़ दें तो हमको NNP प्राप्त हो जाता है। और अगर हम GNP से निर्यात को घटा देते तो NNP प्राप्त हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ से आपका जो NNP होता है वो क्या होता है, वो बराबर होता है GNP ग्रास नेशनल प्रोडक्ट को अगर हम डिप्रिशिएशन से घटा दें यानी कि मूल हाथ से घटा दें। ठीक है दोस्तों, मूल्य ह्रास से घटा दें, यानी कि आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन पे है दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि इनमें NNP के बारे में कौन सा कथन सही था कि GNP माइनस मूलहास। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में पाए दोस्तों, ये प्रश्न क्या हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, बिल्कुल भी मिस मत करें। तो NNP का फुल फॉर्म जो होता है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है दोस्तों। क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, याद रखिएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय स्टेट बैंक SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 1949 में, 1969 में, 1980 में, 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण प्यारे दोस्तों 1 जुलाई 1955 को किया गया था। कब किया गया था, तो 1 जुलाई को किया गया था। और 1955 का वो वर्ष था। तो भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जुलाई 1955 को किया गया था, यानी कि आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है दोस्तों, भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग की एक बैठक होती है जो मेघालय में आयोजित की गई थी।
और मेघालय इसमें ऑप्शन है, तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन पे है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लें। देखिए डाटा आप देखा करें, क्योंकि ये करंट में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये तब का प्रश्न है जो आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अर्नेस्ट और यंग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कब बनेगा, 2025 में, 2030 में, 2040 में या फिर 2047 में। अर्नेस्ट और यंग की एक रिपोर्ट आती है जिसके अनुसार भारत 1947 में 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था पर पहुंच जाएगा। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी विकल्प। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय और शाखाएं भारत में हैं। ऐसा विदेशी बैंक के बारे में आपको बताना है जिसकी कार्यालय भी और शाखाएं भी भारत में हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईडीबीआई बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय और शाखाएं भारत में हैं। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एक ऐसा विदेशी बैंक है जिसकी शाखाएं भारत में मौजूद हैं। तो यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यानी कि आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ से सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति गिरवी रखी जा सकती है। शेयर को, भूमि और भवन को, स्टॉक को, राष्ट्रीय बचत पत्र को। कौन सी ऐसी संपत्ति है जिसको गिरवी रखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, शेयर है, इसको प्लेज किए जा सकते हैं। भूमि व भवन ये मॉर्टेज किए जा सकते हैं। स्टॉक हाइपोटेशन या प्लेज किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र जो होता है ये बैंक में गिरवी रखे जा सकते हैं। तो उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय बचत पत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय बचत पत्र। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा भाई दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ, देखिए शेयर भी आपको गिरवी रखे जा सकते हैं, भवन भी, भूमि भी रखी जा सकती, स्टॉक भी। तो देखिए इसमें विकल्प होना चाहिए, है ना दोस्तों, कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो इस लिहाज से चारों विकल्प होने चाहिए इसका। याद रखिएगा, शेयर में भी आप, शेयर को भी आप गिरवी रख सकते हो, भूमि और भवन को भी गिरवी रख सकते हो, स्टॉक को भी रख सकते हो, राष्ट्रीय बचत पत्र को भी रख सकते हो। ठीक है, डी विकल्प मैंने इसलिए लगाया कि आपको मान लीजिए कहीं किसी एग्जाम में डी विकल्प मिल जाए 1 2 3 4, तो आप उसमें डी विकल्प लगाइएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको खींच दिया है। पर आपके ये चारों ही विकल्प क्या होंगे, सही होंगे, जो गिरवी रखे जा सकते हैं। बात समझाइए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संपत्ति है जो गिरवी रखी जा सकती है। तो ये सभी रखी जा सकती है, आपने देखा। तो 1 2 3 4 ये चारों को ही रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग चैनल के माध्यम से सबसे तेज धन हस्तांतरण प्रणाली यानी मनी ट्रांसफर सिस्टम कौन सा है। रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर, मेल ट्रांसफर। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति है जो गिरवी रखी जा सकती थी। इसका आपने उत्तर देख लिया। अगला पूछ रहा है, बैंकिंग चैनल के द्वारा सबसे तेज धन हस्तांतरण प्रणाली कौन सी है। रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर, मेल ट्रांसफर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। ये जो है सबसे तेज ट्रांसफर मनी करता है, यानी सबसे तेज मनी ट्रांसफर सिस्टम माना जाता है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ तक कि जो बैंक से आती है ईपीएफओ, वो भी आपके लिए, जो यूपीएससी से, माफ़ कीजिएगा, जो यूपीएससी से वैकेंसी आती है ईपीएफओ की, ईपीएफओ, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में स्टॉक मार्केट नियामक सेबी ने 331 फर्मों पर व्यापार प्रतिबंध लगाए हैं जिन्हें शेल कंपनियां होने के संदेह हैं। निम्न में से शेल कंपनी का गुण नहीं है। व्यापार और साधारण व्यापार, अस्थिर उद्देश्यों के लिए गलत वित्तीय व्यवहार, गैर कानूनी आर्थिक कार्य, बौद्धिक अधिकार और संपत्ति का हनन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है व्यापार और साधारण व्यापार, यानी कि ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, व्यापार और साधारण व्यापार। यानी कि ए विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और उत्तर के अकॉर्डिंग प्रश्न को लगाने का प्रयास कीजिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि अक्सर जल्दीबाजी में प्रश्न गलत हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पूंजी निर्माण वित्तीय संस्थाओं की बचत व उनकी प्रभावशीलता पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। निवेश पूंजी निर्माण का आवश्यक कारक है, ये भी सही है।
तो पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं कौन से विकल्प। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से आपने देखा कि दोनों ही कथन सही हैं। पहला दूसरा ये दोनों सही है, सी विकल्प में दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति का अनुमान लगाने का सबसे आम उपाय क्या है? मूल सूचकांक, थोक मूल सूचकांक, उपभोक्ता मूल सूचकांक, औद्योगिक वस्तुओं का मूल सूचकांक। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पहले तो थोक मूल सूचकांक का उपयोग अधिक होता था, लेकिन वर्तमान में भारत में मुद्रास्फीति को मापने का अगर अच्छा मानक माना जाए तो वो सीपीआई है, यानी कि उपभोक्ता मूल सूचकांक। उपभोक्ता मूल सूचकांक, तो यानी आपका सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, सीपीआई कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में मुद्रास्फीति का अनुमान लगाने का सबसे आम उपाय क्या था? आपने देखा उपभोक्ता मूल सूचकांक यानी कि सीपीआई। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंततः किस वर्ष लागू किया गया? 1991 में, 1997 में, 2000 में, 2007 में। तो जो फेमा है यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये 1 जून 2000 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था दोस्तों? तो ये 1 जून 2000 को लागू किया गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2000, यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न होगा इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या का कौन सा ऐसा वर्ग है जो समावेशी विकास योजना में शामिल नहीं है? सीमांत किसान, भूमिहीन कृषि मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग। जनसंख्या का कौन सा वर्ग है जो समावेशी विकास योजना में शामिल नहीं है? तो अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग ये शामिल नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ये शामिल नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समावेशी विकास योजना में शामिल होते हैं वो सीमांत किसान होते हैं, भूमिहीन कृषि मजदूर होते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लोग शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर नहीं है? स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, आराम। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर नहीं है? स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और आराम। तो पैरामीटर कौन से? स्वास्थ्य भी होता है, शैक्षिक भी होता है, शिक्षा भी और अर्थव्यवस्था भी, पर आराम इसका कोई पैरामीटर नहीं माना जाता। तो क्या हो जाएगा, डी विकल्प। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, महबूब उल हक के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं? तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया? ये मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा लागू किया गया है, विकसित भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 0 से 14 वर्ष की जो जनसंख्या है वो अधिक है, 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या अधिक है, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है, 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या अधिक है। तो भारत में निर्भरता अनुपात क्यों घट रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका सीधा सा कारण है कि जो 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या है वो बहुत अधिक है। तो आपको यहाँ से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि भारत में निर्भरता अनुपात क्यों घट रहा है? तो ये कारण इसका ये है कि 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या अधिक है। तो यहाँ से डी विकल्प आपका सही हो गया। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का लोकप्रिय सूचकांक है, इसे बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों के आधार पर मापा जाता है? सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का लोकप्रिय सूचकांक है, इसे बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों के आधार पर मापा जाता है? 20, 30, 25, 10। तो ये 30 कंपनियां, दोस्तों 30 ब्लू चिप कंपनियों के आधार पर मापा जाता है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्राइसम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का या फिर रक्षा विकास का?
तो देखिए ट्राइसम का कार्यक्रम होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये स्पष्ट रूप से ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। कौन सा है? ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो आपका ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि RIDF एक गठन किया गया है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1995 से 1996 के बीच। ठीक है, और ये नाबार्ड के पास किया गया था। किसके पास किया गया था? तो नाबार्ड के पास किया गया था। नाबार्ड आपके बी विकल्प में दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ेंगे, इसी तरह से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे शानदार प्रश्नों के साथ। तीनों ही क्लास को बिल्कुल मिस मत करें। सुबह के 11 बजे आपको भूगोल से संबंधित प्रश्न, दोपहर 2 बजे भारतीय अर्थव्यवस्था और 8:05 पर इतिहास से संबंधित, जो इस वक्त जो हमारा केंद्रीय विषय चल रहा है इतिहास में, वो चल रहा है प्राचीन भारत पर। तो बिल्कुल भी मिस मत करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।